लोग क्या कहेंगे, दिल छू लेने वाली कहानी। चौक से अंकल जी मतलब हमारे पड़ोसी के परिवार की। वे सबकी मदद करते थे, बड़े ही भले इंसान थे और उनसे हमारे पारिवारिक संबंध थे। उनके तीनों बेटे दूसरे शहर में नौकरी करते थे। तीनों ब्याहता बेटियों में से मंझली और छोटी यहीं कानपुर में रहती है। कुछ 2-3 दिनों से बीमार थे, तो साक्षी जी मतलब उनकी पत्नी ने बेटों को खबर कर दी। बड़ा बेटा दीपक और उसकी पत्नी शीतल तुरंत फ्लाइट कर अपने बच्चों के साथ आ गए और उनकी सेवा में लगे थे। मंझले और छोटे ने कहा, अभी भैया तो आ गए हैं, हम लोग 1-2 दिन की छुट्टी के बाद आ जाएंगे। बड़ी बहू शीतल यथा नाम तथा गुण, बहुत ही शांत और हंसमुख स्वभाव की थी, किंतु उसी को हमेशा सास व ननद के ताने सुनने पड़ते थे, क्योंकि वो बिना दहेज के इस घर में आई थी। मंझली और छोटी ठप्पे से रहती थी, भारी दहेज जो लाई थी, इसलिए उन्हें कोई कुछ नहीं कहता था। शीतल वैसे तो वहाँ नौकरी करती थी, लेकिन मौके बेमौके जैसे ही कोई काम पड़ता, पर्व त्योहार या सास ससुर बीमार होते, तो उसी को बुलाया जाता था कि वह मन लगाकर सेवा करती है और कभी पलटकर सास को जवाब नहीं देती थी। दीपक ने कह रखा था, शीतल अगर कोई शिकायत हो मुझसे कहना, माँ पिताजी या परिवार में किसी को उल्टा जवाब मत देना, ना ही किसी का दिल दुखाना। इसलिए शीतल कभी भी शिकायत नहीं करती थी कि और भी 2 बहुएं हैं, उन्हें क्यों नहीं बुलाते, बल्कि जैसे तैसे दफ्तर से छुट्टी लेकर पहुंच जाती थी। पिछले 8 बरस से यही सिलसिला चल रहा था। इसी कारण अब साक्षी का मन उनकी तरफ से साफ हो गया था और वे उससे दुख सुख साझा कर लेती थी और प्रेम से बात करती थी। किंतु जब कभी परिवार इकट्ठा होता और विशेषकर बेटियां आ जाती, तो वही पुरानी खूंखार सास बन जाती थी। बहरहाल चौकसे जी अस्पताल में भर्ती थे। रात को अचानक तबीयत बिगड़ गई और डॉक्टर ने कहा कि वे इस दुनिया में नहीं रहे। दीपक फोन करके दोस्तों और रिश्तेदारों को खबर दे रहा था। शीतल अपनी सास के पास ही बैठी सांत्वना दे रही थी। बड़ी बेटी दूसरे शहर में थी, वे आ गई थी कुछ घंटों बाद। मंझली और छोटी भी पहुंच गई। मंझली और छोटे बेटे बहू आ गए थे। कहने को तो चौक से अंकल अपने पीछे एक भरा पूरा परिवार छोड़ गए थे, लेकिन साक्षी आंटी अपने आप को नितांत अकेला और असहाय महसूस कर रही थी। अभी रिश्तों की असलियत और समाज की सच्चाई से उनका सामना होना बाकी था। पंडित जी आ चुके थे, अंतिम यात्रा की सारी तैयारी पूर्ण हो चुकी थी और साक्षी जी अपने पति की पार्थिव देह के पास बैठी हुई करना विलाप कर रही थी। शीतल के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो अपनी सास के पास बैठी रो रही थी। साक्षी जी की बड़ी बेटी दहाड़े मारकर रो रही थी। मंझली बेटी, छोटी बेटी और मंझली बहू औपचारिकता करते हुए नजर आई। छोटी बहू जो 2 महीने पेट से थी, वो एक तरफ सोफे पर निर्विकार रूप से बैठी हुई थी। उसकी आंखों में एक भी आंसू ना था। उसके हाव भाव से लग रहा था कि वह इंतजार कर रही कि कब ये सब रस्म खत्म हो और वह अपने मायके जाए। पार्थिव देह को शमशान ले जाया जा चुका था। अब बारी थी घर को साफ सफाई और ऐसे मौके पर किए जाने वाले रीति रिवाजों की। शीतल की मौसी सास के निर्देश पर शीतल सभी काम कर रही थी। साक्षी जी का सिंदूर पोछा गया। अब नावन ने साक्षी जी को नहलाया गया। नावन ने कहा, जाइए अब साड़ी पहन लीजिए। शीतल ने अलमारी से एक साड़ी निकालकर सास को दे दी। तब तक उनकी बड़ी बेटी आ गई और बोली, भाभी ये क्या, ये तो कत्थई रंग है, कोई सफ़ेद या हल्के रंग की साड़ी दो, लोग क्या कहेंगे। पापा को गए भी 1 दिन भी नहीं हुआ और मम्मी रंग बिरंगे कपड़े पहन रही है। शीतल को बहुत गुस्सा आया। मन किया कि कह दे कि यहाँ कोई फिल्म की शूटिंग नहीं चल रही है जो सफ़ेद कड़क कलक लगी साड़ी पहनकर रोने की पूर्व तैयारी है, पर कुछ बोली नहीं। एक हल्के रंग की साड़ी सास को पहना दी। अब छोटी ननद उसके पास आई और बोली, भाभी अपने सलवार सूट दे दो, मैं कपड़े नहीं लाई, नहाकर घर जाना है। वो धीरे से बोली, क्यों। तब ननद ने जवाब दिया, आप सब लोग तो हो यहाँ, मैं अब तीसरे के दिन आऊँगी, वैसे भी अभी यहाँ मेरा कोई काम नहीं है। इतने में बड़ी ननद आकर बोली, ठीक है रूही को लेती जाना, आराम कर लेगी वहाँ। शीतल हैरान थी कि अभी पिता को गुजरे हुए 1 दिन भी नहीं हुआ और बेटियाँ कैसी बातें कर रही हैं। दोपहर तक मंझली बेटी भी चली गई। शाम होते होते छोटी बहू की माँ ने शीतल की सास को बताया कि मैं अपनी बेटी को ले जा रही हूँ, यहाँ गर्मी के माहौल में बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा, ब्रह्म भोज के लिए दिन इसे लेकर आ जाऊंगी। बेचारी साक्षी जी क्या कहती, उन्हें तो अपना ही होश नहीं था। दीपक ने पिता को दाग दिया था, इसलिए 13 दिन तक पिता के कमरे में ही रहना था और सारे कर्मकांड करने थे। रोज जो मृतक के लिए पिंड देने को भोजन बनना था, वह रीति रिवाज के अनुसार चूल्हे पर बनना होता है। शीतल ने अपनी जिंदगी में कभी चूल्हा देखा भी नहीं था, लेकिन आजकल रोज उसी पर जैसे तैसे खाना बना रही थी, क्योंकि रिवाज है। दोनों पति पत्नी तन मन धन से सारे रस्म निभा रहे थे। साक्षी जी सब देख रही थी कि दीपक और शीतल कितने जतन से सब काम कर रहे हैं।
मंजली बहू अपनी मौसी सास, बड़ी ननंद और नानी सास के साथ साक्षी के बगल में बैठी रहती और शीतल काम में लगी रहती। उसके सर पर तो जैसे पूरे घर की जिम्मेदारी आ गई थी। पता नहीं कैसे वह रोज 20-25 लोगों का बिना तड़के तेल मसाले का सादा खाना, चाय पानी सब अकेले लेती थी। उसे भी खुद पर आश्चर्य होता था, लेकिन उसे दुख इस बात का था कि इस व्यवस्था में उसे अपनी सास के पास बैठकर उन्हें सांत्वना देने या उनके आंसू पोंछने का समय नहीं मिल पाता था। साक्षी जी नहाकर बैठी हुई थी, बिखरे बाल उजड़ा भाल लिए। शीतल कमरे में किसी काम से गई तो ठिठक कर उनके पांव रुक गए। अपनी सास को इस रूप में देखकर उसका हृदय द्रवित हो गया। साक्षी जी 60 की थी, किंतु 55 से ज्यादा नहीं लगती थी। शीतल ने उन्हें बिना श्रृंगार किए कभी नहीं देखा था। वे हमेशा चटक रंगों की कलफ लगी प्रेस की हुई साड़ी पहनती थी, लेकिन आज दीनहीन सी जान पड़ रही थी। वे झट से तेल की शीशी ले आई, सास के बालों में तेल डालकर उनकी चोटी कर दी। नानी सास पलंग पर बैठी ये देख रही थी, लेकिन कुछ बोली नहीं। लेकिन ये क्या, बड़ी ननंद आते ही उस पर बरस पड़ी। भाभी मम्मी की चोटी क्यों कर दी? 13 दिन तक साबुन नहीं लगाते हैं और ना ही कंघी करते हैं, पलंग पर सोते भी नहीं हैं, यही रिवाज है। तो शीतल ने जवाब दिया, दीदी अब तो 10 दिन हो गए, मम्मी के बाल उलझ गए थे इसलिए। नानी सास बीच में बोली, कोई बात नहीं, आजकल कोई ये नहीं मानता ये सब। तो ननंद बोली, लोग क्या कहेंगे नानी, मम्मी को कम से कम 1.25 महीने तक तो समाज के नियम कायदे मानने ही चाहिए। भाभी को तो अकल नहीं, मम्मी तू काहे ना बतवाई ले कि ये सब ना करह जाही। शीतल पढ़ी लिखी ननंद के मुंह से ऐसी बातें सुनकर दंग थी। वे गुस्से में चुपचाप कमरे से बाहर चली गई। आज 10वें की रस्म थी, ना ही दोनों बेटियों की कोई खबर थी, ना ही छोटी बहू की। शीतल की नानी सास ने कहा, सबको फोन कर कर बुलाओ, आज कच्ची रसोई होगी, सबको दामाद जी के नाम का कोड डालना है। उसने फ़ोन लगाया तो छोटी ननंद बोली, भाभी बच्चे स्कूल गए हैं, वो आ जाएंगे तब देखूंगी। लेकिन वे नहीं आए। मंजली ने फ़ोन नहीं उठाया। छोटी देवरानी की माँ ने कहा कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है, आज नहीं आ सकेगी। इसकी तरफ से आप ही ससुर जी के नाम का कोड निकाल देना। खैर 10वें की रस्म हो गई। अब 13वीं यानी ब्रह्म भोज का दिन आया। शास्त्रानुसार गोदान करवाया गया और नाना प्रकार के व्यंजन बने ब्राह्मणों के लिए। सभी रिश्तेदार सगे संबंधित आए हुए थे। आज दोनों बेटियां और छोटी बहू भी थी। तीनों बार बार रोने का उपक्रम कर रही थी। मंजली बहू और कविता कैसे पीछे रहती, वे भी दहाड़े मारकर रोने लगती। शीतल शांत भाव से चुपचाप काम में लगी हुई थी, उसे अभी रोने की फुर्सत नहीं थी। लेकिन साक्षी जी जड़वत बैठी पति की 13वीं की सारी रस्में निभा रही थी और बेटियों और बहुओं के क्रियाकलापों पे भी उनकी नज़र छिपे नहीं थी। अंत में पगड़ी की रस्म हुई। अब चौकसे जी की पगड़ी दीपक के सर पर बांधी गई। अचानक उसे पिता की जिम्मेदारियों का एहसास हो चला और आंखों से अश्रुधारा निकल पड़ी। शाम को लगभग सभी रिश्तेदार खा पीकर घर लौट गए थे। मंजली और छोटी ननंद जी भी जा रही थी। फिर भंडारे में आकर शीतल से बोली, भाभी गुलाब जामुन और मिठाई बची हो तो पैक कर दो। शीतल ने सबको स्टील के डब्बे में भरकर लड्डू गुलाब जामुन दे दिए। छोटी देवरानी दोपहर में ही अपनी माँ के साथ वापस चली गई थी। सबके जाने के बाद साक्षी जी विचारों में खोई हुई थी, अंदर ही अंदर घुट रही थी। सोच रही थी, छोटी बहू का आए तो अभी 1 साल ही हुआ है, लेकिन मेरी अपनी बेटियां, उन्हें भी मेरी कोई परवाह नहीं। हमने तो कभी बेटा बेटी में फ़र्क नहीं किया, सबको पढ़ाया लिखाया, इतना दान दहेज देकर शादी की, सबकी डिलीवरी में सेवा की। छोटी की जुड़वा बेटियां हुई तो कैसे संभालोगी? दोनों को एक साथ यही सोचकर 3 साल तक यहीं घर पर रखकर सेवा की। इनके पिताजी भी बेटियों और नाती नातिनों को पर्व त्योहार पर कितना शगुन देते थे। मुसीबत में रुपए पैसे से तीनों दामादों की हमेशा मदद की। आखिर कहाँ कमी रह गई जो आज उनके जाते ही मेरी बेटियों ने मुझसे पराया कर दिया। माँ के प्रति इतनी संवेदनहीनता बड़ी बेटी को उन्होंने खुद मंजली बहू से कहते हुए सुना कि भाभी मम्मी के कपड़े साड़ी 1.25 महीने तक तुम लोग मत धोना, अब शगुन होता है। एक तो पति के जाने का दुख, उस पर बेटियों का बदला व्यवहार। साक्षी जी अपनी बेटियों के व्यवहार से टूट चुकी थी। सोच सोचकर उनकी आंखों से आंसू बार बार उनके गालों पर लुढ़क रहे थे। वे अपने आप को बहुत ही अकेला अनुभव कर रही थी। आज उनकी माँ और बहन भी शीतल को सास का ध्यान रखने को बोलकर चली गई थी। कल बड़ी बेटी भी लौट जाएगी। शाम को बड़ी बेटी कविता साक्षी जिनके पास आकर बोली, मम्मी तेरी अलमारी की चाबी देना ज़रा। उन्होंने चुपचाप चाबी दे दी। शीतल अभी उनके कमरे की सफाई कर रही थी, तभी कविता ने माँ की अलमारी खोली और छाँट कर साड़ी, नई साड़ियाँ जो अब तक पहनी नहीं गई थी, निकाल ली। शीतल ने पूछा, क्या कर रही हैं दीदी? कुछ नहीं शीतल, मम्मी क्या करेंगी अब इन साड़ियों का? वैसे भी साल भर तो अब कहीं आना जाना नहीं है माँ को। लेकिन दीदी ये वाली साड़ी तो पिछले महीने मम्मी जी ने अपनी पसंद से मेरे साथ जाकर कितने चाव से खरीदी थी,
इसे रहने दीजिए, अभी नहीं तो थोड़े दिन बाद पहन लेंगी। कविता बोली, भाभी तुम्हें कोई साड़ी पसंद है तो तुम भी ले लो। अब वैसे भी अब मम्मी को इतनी भारी साड़ी नहीं पहनना चाहिए। और हाँ, कल मैंने सबके सामने कुछ नहीं कहा, लेकिन आप 1.25 महीने तक माँ को बिना नमक का खाना ही देना, यही रिवाज चलता है यहाँ। मेरे ससुर जी शांत हुए तो मेरी सास ने सारे नियम फॉलो किए थे। तभी शीतल की मंझली देवरानी आ गई। बोली, दीदी कल मम्मी कितने तेज आवाज़ में भैया को बुला रही थी, आप उनको समझाओ कि थोड़ा धीरे बोला करें, अच्छा नहीं लगता, लोग बातें बनाएंगे। कविता बोली, हाँ मैं समझाऊंगी माँ को, ये सब अच्छा नहीं लगता, लोग क्या कहेंगी कि चौकसे जी की पत्नी और परिवार को उनकी मौत का कोई दुख ही नहीं है। शीतल शुरू दिन से ही देख रही थी ये सब नाटक। उसके सब्र का बांध टूट गया। अब उससे रहा नहीं गया तो वह बोल पड़ी, दीदी भगवान न करे यदि पापा जी की जगह मम्मी जी को कुछ हो जाता तो क्या वो भी यह नियम कायदे करते? शीतल तुम पागल हो गई हो क्या? समाज आदमियों को ये सब करने को नहीं कहता। दीदी मम्मी के कपड़े छूने से छूत लगती है, उनकी नई साड़ी में छूत नहीं लगेगी आपको। सब लोग अच्छा खाना खाएंगे, मम्मी जी सब्जी में नमक भी नहीं खा सकती, कैसे खाएंगी बिना नमक का रूखा सूखा भोजन? ससुर जी आप सबके भी तो पिता थे, तो फिर सब नियम कानून सासू जी पर ही क्यों लागू होंगे? लोगों की बात कर रही हैं आप लोग, और क्यों? दीदी पापा जी की उम्र 75 वर्ष थी, वो अपने सारे फर्ज निभाकर अपना जीवन अपने आप मुताबिक जीकर गए हैं इस दुनिया से। अरे हम तो बहुएं हैं, लेकिन आप तो बेटी होकर भी मम्मी जी के दुख दर्द में उन्हें संतावना देने की बजाय क्या करो क्या ना करो की सलाह दे रही हैं। आपको अपनी माँ से ज़्यादा दुनिया और रीति रिवाजों की पड़ी है। आप कब से लोग क्या कहेंगे सोचने लगी? लोग तो बाद में कहेंगे, आप तो अभी ही अपनी बातों से मम्मी जी का कलेजा छलनी कर दोगे। दीदी मैं आपसे कह देती हूँ, भगवान के लिए आप ऐसी कोई भी फिजूल बात मम्मी जी से मत कहना, ये भूलिए मत कि ससुर जी दुनिया से गए हैं, सासू माँ भी जिंदा हैं। भगवान के लिए उन्हें चैन से जीने दीजिए, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दीजिए। कहते कहते उसका गला रुंधा गया, आंखों से आंसू बहने लगे। इधर किसी काम से आई साक्षी जी के पांव दरवाजे पर ही ठहर गए। उन्होंने सारा वार्तालाप सुन लिया था शायद, इसलिए उनका माथा चकरा गया। लड़खड़ाते हुए वहीं दरवाजे के सहारे बैठ गई। कविता झट से माँ के पास आकर कुछ कहने लगी। उसने क्या कहा वे सुन नहीं पाई। उसका मस्तिष्क सुन पड़ गया, हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे, पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया था। शीतल घबराकर दीपक और अपने देवर को बुलाई। दीपक दौड़कर बीपी मशीन लेकर आया। बीपी 160 था। तुरंत टेबलेट दिया और माँ को पलंग पर लिटा दिया। उनकी आंख लग गई। थोड़ी देर बाद जब आंख खुली तो शीतल चुपचाप उनके पैरों के पास बैठी थी। साक्षी जी की धीरे पुकार शीतल, तो वह झट से उनके सर के पास आकर बैठ गई और सर पर हाथ फेरकर पूछा, अब कैसी तबीयत है मम्मी? साक्षी जी फीकी मुस्कान के साथ बोली, अब तबीयत भी ठीक है बहू, और दिमाग भी। शीतल ने कहा, मैं आपके लिए कड़क चाय बनाकर ला देती हूँ, पीकर ताजगी महसूस करेंगी। तब तक कविता आ गई और बोली, माँ अब कैसी तबीयत है? मैं ठीक हूँ बेटी। माँ मेरी फ़्लाइट की टिकट कल की, लेकिन अगर आप कहो तो मैं रुक जाती हूँ। नहीं बेटी, अब तो ये जीवन भर का रोना है, ये दुख मुझे अकेले ही भोगना है। तुम जाओ अपना घर संभालो, वरना लोग क्या कहेंगे कि साक्षी जी ने बहुओं के होते हुए भी सेवा टहल कराने के लिए बेटी को ज़बरदस्ती रोक रखा है। तब तक शीतल चाय लेकर आ गई। सबको चाय देकर वहीं बैठ गई। साक्षी जी बोली, बेटा तुम अपने ऑफिस से कुछ दिन और छुट्टी लेकर रुक जाओगी मेरे पास, तुम्हारे रहने से मुझे हिम्मत रहेगी। क्यों नहीं मम्मी जी, मैंने पहले ही छुट्टी बढ़ा ली है। कविता मुंह पिचकाकर दूसरे कमरे में चली गई। अगले दिन कविता भी चली गई और मंजली बहू भी। सबके जाने के बाद शीतल अपनी सास के पास बैठ गई तो साक्षी जी ने उसका हाथ पकड़कर बोला, धन्यवाद बहू जो तुम रुक गई, मेरी तो आस ही टूट गई थी। तुम्हारे रुकने से मुझे बहुत हिम्मत मिली है। ये आप कैसी बातें कर रही हैं मम्मी? ये तो मेरा फ़र्ज है, इसमें धन्यवाद कैसा? क्या आप मुझे अपनी बेटी नहीं समझती? मैं भी आपकी बेटी जैसी हूँ। फिर ऐसी बातें क्यों कर रही हैं आप? तुम मेरी बेटी नहीं हो बहू। अच्छा हुआ तुम मेरी बेटी नहीं हो। जो दुख मेरी बेटियां नहीं समझ पाई वो तूने समझा। मैंने तुझे कितने ताने दिए, लेकिन ये तेरे संस्कार ही हैं जो तू आज भी अपनी सास की इतनी परवाह करती है। भाग्यशाली है तेरे माता पिता जो तुझ जैसी बेटी पाई है। उनकी आंखों से आंसुओं की धार अविरल बह रही थी। शीतल किसी बूढ़ी सियानी की तरह कभी अपनी सास के सर पर हाथ फेरती, कभी उनके आंसू पोंछ रही थी। दोनों सास बहू एक दूसरे से गले मिलकर रोई जा रही थी। साक्षी जी को रिश्ते की परख हो गई थी। वहीं शीतल का मन हल्का हो गया था कि वह अपनी सास का दुख बांट पाई। कुछ देर बाद जब भावनाओं का ज्वार थमा तो साक्षी जी ने कहा, बेटा
मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो तू मेरी बेटी नहीं बहू है। शीतल झट से सासू माँ के गले लगे, लेकिन एक सवाल उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। वो ये कि इतना प्यार देने और मानने वाली माँ के प्रति अचानक तीनों बेटियों का रवैया कैसे बदल गया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।